आज हम बात करने वाले हैं काम और बिजनेस करने के उन तरीकों पर जिन्हें हम सब शायद सच मानकर चलते हैं, और देखेंगे कि क्या उन्हें चुनौती देने का कोई बेहतर रास्ता है। हाँ, और ये चर्चा उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि क्या चीजों को करने का कोई और ज्यादा स्मार्ट तरीका नहीं हो सकता। बिल्कुल। और आज की हमारी सारी बातचीत का आधार है एक किताब जिसका नाम है रीवर्क। इसे लिखा है 37 सिग्नल्स कंपनी के संस्थापकों ने, और इसमें खास बात यह है कि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, कोई अकादमिक थियोरी नहीं है। अच्छा। ये एक सफल कंपनी को 1 दशक से ज्यादा चलाने का वास्तविक अनुभव है। तो मतलब हम सीधे उन लोगों से सीख रहे हैं जिन्होंने ये सब खुद करके देखा है। आज हमारा मिशन है इस किताब के कुछ सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी विचारों की गहराई में उतरना। हाँ, ये समझना कि बिजनेस की दुनिया के कुछ स्थापित नियमों को तोड़कर कैसे बेहतर नतीजे पाए जा सकते हैं। तो चलिए इस सोच को रीवर्क करते हैं। किताब की शुरुआत ही कुछ ऐसी धारणाओं पर हमले से होती है जिन्हें हम सब सच मानते हैं। हाँ। पहला ही विचार बड़ा मजेदार है। असली दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती, उसे नजरअंदाज करें। बिल्कुल, और ये हम सब ने सुना है। कोई भी नया आइडिया लाओ तो कोई ना कोई कह ही देता है, अरे छोड़ो, यह असली दुनिया में काम नहीं करेगा। हाँ, और लेखक कहते हैं कि ये असली दुनिया असल में कोशिश ना करने का एक बहाना है, एक तरह का निराशावाद है। अच्छा। वे अपनी ही कंपनी 37 सिग्नल्स का उदाहरण देते हैं। अगर असली दुनिया के नियमों से देखें तो उनकी कंपनी चल ही नहीं सकती थी। कैसे? उनके कर्मचारी 2 महाद्वीपों के 8 अलग-अलग शहरों में फैले हुए हैं। उन्होंने कभी कोई सेल्स टीम नहीं रखी, कोई विज्ञापन नहीं चलाया। 1 मिनट, बिना विज्ञापन के? हाँ, फिर भी लाखों ग्राहक बना लिए। असली दुनिया तो यही कहती है कि ये नामुमकिन है, पर उन्होंने कर दिखाया। ये तो वाकई पारंपरिक सोच के बिल्कुल खिलाफ है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। कौन सा? गलतियों से सीखना ओवररेटेड है। मतलब ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ठोकर खाकर ही इंसान सीखता है। और यही इस किताब की खूबसूरती है। ये ऐसी ही मान्यताओं पर सवाल उठाती हैं। लेखक एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अध्ययन का हवाला देते हैं। उसमें पाया गया कि जो उद्यमी अपने पहले बिजनेस में सफल हुए, उनके अगले बिजनेस में सफल होने की संभावना थी 34%। ठीक है। लेकिन जो पहली बार असफल हुए, उनकी सफलता दर सिर्फ 23% थी। सिर्फ 23? ये तो लगभग उतनी है जितनी पहली बार कोशिश करने वालों की होती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि सफलता शायद एक तरह की मसल मेमोरी बनाती है जिसे आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असफलता आपको बस ये सिखाती है कि क्या नहीं करना है। अच्छा, मतलब एक बंद गली दिखाती है। हाँ, वो ये नहीं बताती कि कौन सी गली खुली है। लेकिन सफलता आपको बताती है कि क्या काम करता है। आपके पास एक जीता जागता फॉर्मूला होता है जिसे आप दोहरा सकते हैं और शायद अगली बार और बेहतर कर सकते हैं। सही कहा। लेकिन बिना प्लान के काम करना, ये तो बहुत डरावना लगता है। किताब कहती है प्लानिंग सिर्फ अंदाजा लगाना है। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन लेखक पूछते हैं कि ज्यादा डरावना क्या है? बिना प्लान के चलना या आंख बंद करके एक ऐसे प्लान पर चलना जिसका हकीकत से कोई वास्ता ही ना हो। उनका मानना है कि लंबी अवधि की योजना बनाना एक कल्पना है। आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि 1 साल बाद बाजार कैसा होगा, आपके प्रतियोगी क्या कर रहे होंगे, या अर्थव्यवस्था की हालत क्या होगी? ये सब तो हमारे कंट्रोल से बाहर है। बिल्कुल। तो ये प्लान्स एक तरह से हमें सुरक्षा का झूठा एहसास देते हैं। अच्छा। किताब की सलाह है, इस साल क्या करना है ये सोचने के बजाय ये तय करें कि इस हफ्ते क्या करना है। अगला सबसे जरूरी कदम क्या है उसे पहचानें और पूरा करें। और वो बड़े बड़े बिजनेस प्लान, वो अलमारी में रखे जीवाश्म बन के रह जाते हैं। चलिए एक और मिथक पर आते हैं। वर्कहोलिज्म, मतलब काम की लत। हाँ। हमारे समाज में तो इसे सम्मान की निशानी माना जाता है। देर रात तक ऑफिस में रुकने वाले को मेहनती और समर्पित माना जाता है। और किताब इसे बेवकूफी कहती है, हीरोपंती नहीं। बेवकूफी। वर्कहोलिक लोग असल में ज्यादा काम पूरा नहीं करते, वे बस ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। वे स्मार्ट तरीके खोजने के बजाय ज्यादा घंटे लगाकर समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। ये तो एक तरह की अक्षमता हुई, बहादुरी नहीं। बिल्कुल। और शायद वे दूसरों के लिए भी माहौल खराब करते हैं, है ना? जो लोग समय पे घर जाना चाहते हैं उन्हें अजीब महसूस कराया जाता है। हाँ, ये तो है। एकाक कहते हैं कि असली हीरो वो नहीं है जो रात 2 बजे तक काम करता है। असली हीरो वो है जो काम करने का एक तेज, बेहतर और स्मार्ट तरीका खोज लेता है और शाम 5 बजे अपने परिवार के पास घर चला जाता है।
मतलब प्रोडक्टिविटी घंटों में नहीं, नतीजों में मापी जानी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमने उन पुरानी आदतों को तोड़ा जिनसे बचना चाहिए। जी। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर वो सब नहीं करना है तो पहला कदम क्या हो, शुरुआत कहाँ से करें? इसका भी जवाब किताब बहुत ही सरल तरीके से देती है। स्क्रैच योर ओन इच। अपनी खुजली खुद मिटाओ। हाँ, मतलब अपनी समस्या का समाधान खुद करो। अच्छा। सबसे अच्छे आइडियाज अक्सर आपकी अपनी समस्याओं से निकलते हैं। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो उसे ठीक करने के लिए कुछ बनाइए। और संभावना है कि और लोग भी उसी समस्या से परेशान होंगे। बिल्कुल, और वो आपके ग्राहक बन जाएंगे। जब आप खुद के लिए कुछ बनाते हैं तो आपको जुनून होता है, आप उसकी क्वालिटी को बेहतर समझते हैं। इसका कोई अच्छा उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण तो खुद 37 सिग्नल्स का है। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेसकैम्प इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें अपने क्लाइंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए कोई अच्छा टूल मिल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने अपनी जरूरत पूरी की और वो एक प्रोडक्ट बन गया। हाँ, एक और उदाहरण है जेम्स डायसन का। उन्हें अपने वैक्यूम क्लीनर से चिढ़ होती थी तो उन्होंने दुनिया का पहला बैगलेस वैक्यूम क्लीनर बना दिया। मतलब आप बाजार का अनुमान नहीं लगा रहे होते, आप एक हकीकत को संबोधित कर रहे होते हैं। सही पकड़ा। तो आइडिया मिल गया। अब उसे बनाने की प्रक्रिया में एक और दिलचस्प सलाह है, ड्रॉ अ लाइन इन द सैंड, यानी रेत में एक लकीर खींचो। हाँ, एक स्टैंड लेना। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि हम कुछ ग्राहकों को जानबूझकर नाराज करेंगे। क्या ये बिजनेस के लिए खतरनाक नहीं है? ये एक साहसी कदम है, लेकिन लेखकों का मानना है कि महान बिजनेस का एक मजबूत नजरिया होता है। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। अपनी पहचान बनाने जैसा है। बिल्कुल। होल फूड्स में आपको कोक या स्निकर्स नहीं मिलेगा। ये उनका स्टैंड है। जब आप किसी चीज के लिए खड़े होते हैं तो आपके फैसले आसान हो जाते हैं और आप अपने जैसे लोगों को आकर्षित करते हैं। सही कहा। हर किसी का बिजनेस बनना मतलब किसी का भी बिजनेस न बनना। बिजनेस शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा तो पैसा होता है, और किताब कहती है बाहर का पैसा प्लान जेड है। ये तो पूरी स्टार्टअप संस्कृति के ही खिलाफ है। हाँ, और ये किताब के सबसे जरूरी संदेशों में से एक है। बाहरी फंडिंग को बिल्कुल आखिरी विकल्प मानना चाहिए। क्यों? जैसे ही आप किसी निवेशक से पैसा लेते हैं, आप अपनी कंपनी का नियंत्रण खोना शुरू कर देते हैं। आपका ध्यान एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने से हटकर निवेशकों को खुश करने पर चला जाता है। और फिर जल्दी से जल्दी पैसा लौटाने का दबाव भी तो होता होगा। बिल्कुल, निवेशक अपना पैसा कई गुना करके वापस चाहते हैं। ये दबाव आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है जो आपकी कंपनी के लिए लंबी अवधि में सही ना हो। जैसे जल्दी से टीम बड़ी करना या मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च करना, भले ही आपका प्रोडक्ट अभी उसके लिए तैयार ना हो। इसीलिए लेखक कहते हैं जितना हो सके अपने बिजनेस को ग्राहकों के पैसे से चलाओ, निवेशकों के नहीं। ठीक है, मान लीजिए बिजनेस शुरू हो गया। अब रोजमर्रा के काम को असरदार तरीके से कैसे किया जाए? किताब में प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन का जिक्र है रुकावटें, इंटरप्शंस। उनका कहना है कि ज्यादातर गहरा और सार्थक काम या तो सुबह बहुत जल्दी होता है या देर रात में, क्योंकि तब कोई परेशान करने वाला नहीं होता। ऐसे वे अलोन जोन कहते हैं। हाँ। दिन के समय लगातार फोन कॉल्स, ईमेल और सहकर्मियों के सवालों से हमारा काम छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। हम कभी किसी काम में पूरी तरह डूब ही नहीं पाते। ये अलोन जोन वाली बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है हर कोई इससे सहमत होगा। और लेखक इसकी तुलना आरईएम नींद से करते हैं, जो नींद का सबसे गहरा चरण होता है। अच्छा। आप सीधे आरईएम नींद में नहीं जाते, आपको वहां तक पहुंचने में समय लगता है। काम में गहरी एकाग्रता के साथ भी ऐसा ही है। हर रुकावट आपको वापस सतह पर ले आती है। तो ऑफिस में क्या किया जा सकता है इसके लिए? कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, जैसे दिन में कुछ घंटे नो टॉक जोन हो, जहां कोई किसी को डिस्टर्ब न करे। और रुकावटों की बात करें तो सबसे बड़ी रुकावट है मीटिंग्स। किताब में उन्हें जहरीला कहा गया है। हाँ, टॉक्सिक। क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं है? कई बार तो मीटिंग जरूरी होती हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। किताब हर मीटिंग को नहीं, बल्कि खराब तरीके से की गई मीटिंग्स को जहरीला बताती है। और दुर्भाग्य से ज्यादातर मीटिंग्स खराब ही होती हैं। ये तो है। वे अक्सर अस्पष्ट विषयों पर होती हैं। उनमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। और बहुत कम जानकारी बहुत ज्यादा समय में दी जाती है। सही। किताब में इसका एक हिसाब भी है। क्या? अगर आप 10 लोगों को 1 घंटे की मीटिंग में बुलाते हैं तो वो 1 घंटे की मीटिंग नहीं है, वो 10 घंटे की मीटिंग है। क्योंकि कंपनी की 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी खर्च हो गई। बिल्कुल। तो किताब कुछ सरल नियम सुझाती है। टाइमर सेट करें, कम से कम लोगों को बुलाएं और हमेशा एक स्पष्ट एजेंडा रखें।
काम को आगे बढ़ाने पर एक और बहुत अच्छी सलाह है, आधा प्रोडक्ट बनाएं, आधा अधूरा नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब है कि अपनी महत्वाकांक्षा को आधा कर दें, लेकिन क्वालिटी को दोगुना कर दें। अच्छा, एक साथ 10 चीजें करने और उन सभी को आधे अधूरे तरीके से करने के बजाय 5 चीजें चुनें और उन्हें बहुत ही शानदार तरीके से करें। जैसे फिल्मों की एडिटिंग में होता है, अच्छे सीन भी काट दिए जाते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। एक महान फिल्म बनाने के लिए निर्देशक को अच्छे सीन भी काटने पड़ते हैं। आपको भी अपने प्रोडक्ट के साथ यही करना होगा। मतलब जो फीचर सिर्फ ठीक-ठाक हैं उन्हें हटा दें, ताकि जो शानदार है वो चमक सके। बिल्कुल, कम हमेशा ज्यादा होता है। चलिए, अब बात करते हैं टीम बनाने की। इस पर भी कुछ बहुत ही अलग विचार हैं। जैसे तभी हायर करें जब दर्द हो। हाँ, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा देर से हायरिंग कर रहे होंगे? सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसका असली मतलब है कि खुशी के लिए नहीं बल्कि दर्द को खत्म करने के लिए हायर करें। मतलब? कई कंपनियां भविष्य का अनुमान लगाकर लोगों को काम पर रख लेती हैं। शायद 6 महीने में हमें एक और डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन किताब कहती है तब तक इंतजार करें जब तक काम इतना ज्यादा न हो जाए कि क्वालिटी गिरने लगे। जब आपको सच में दर्द होने लगे, केवल तभी हायर करें। ये तो बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। और जब हायर करने का फैसला हो जाए तो किसे करना चाहिए? इस पर एक बहुत ही अनोखी सलाह है, अच्छे लेखकों को हायर करें। हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं है, खासकर अगर पद किसी प्रोग्रामर का हो? पहली नजर में ये अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत मजबूत है। क्या? स्पष्ट लेखन स्पष्ट सोच का संकेत है। अच्छा, जो इंसान अपने विचारों को साफ साफ लिख सकता है, वो साफ साफ सोच भी सकता है। अच्छे लेखक जानते हैं कि कैसे संवाद करना है, जटिल चीजों को आसान बनाना है और क्या जरूरी है और क्या नहीं। और आज की रिमोट फर्स्ट दुनिया में जहां ज्यादातर बातचीत लिखित में होती है, ये और भी जरूरी हो गया है ना? होता है, ये गुण किसी भी भूमिका के लिए अनमोल है। और आखिर में कंपनी कल्चर। आजकल हर कंपनी एक अच्छा कल्चर बनाने की बात करती है। हाँ, फ्री स्नैक्स, पिंग पोंग टेबल। बिल्कुल। किताब का इस पर क्या कहना है? किताब कहती है आप कल्चर बनाते नहीं हैं। बनाते नहीं हैं? नहीं, कल्चर अपने